हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो थोड़ा कम अच्छा हूँ, पर ठीक है। होपफुली आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे चल रहा है। थंबनेल देख के आप लोगों को हल्का फुल्का अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर अब किस टॉपिक के ऊपर बात करने आ गए हैं। बेसिकली हम नील बोर के एटॉमिक मॉडल पे बात करने वाले हैं। अब नील बोर के एटॉमिक मॉडल पे बात करने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके पहले हुआ क्या। अभी लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किस तरीके से काम कर रहा था, रदरफोर्ड के बारे में बात करके। लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया फेल। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट हमको बताया था वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया है, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, कैसे बिहेव किया है, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, ये बातें हम लोगों को थोड़ा बहुत समझनी पड़ेगी। तो रदरफोर्ड के ही मॉडल को हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फेल क्यों हुआ। तो अगर मैं उसी गोल्ड फॉइल की फिर से बात करूं तो उस गोल्ड फॉइल के अंदर हम लोगों को मालूम है कि अलग अलग लेवल पे एटम्स क्या थे, अरेंज थे। एटम्स जब अरेंज थे तो अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। हम लोगों को पता है कि 90% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इसके ऊपर बॉम्बार्ड किए गए थे वेंट अनडेविएटेड, इसके अंदर से डायरेक्टली पास हो गए, थोड़ा भी उसके अंदर रुके नहीं। ठीक है, थोड़े 1 आउट ऑफ 20,000 इसके अंदर से डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल, बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। और सर्टन इसके अंदर से डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, थोड़े बहुत इसके अंदर से एक हल्के छोटे छोटे एंगल से क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए थे। ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है या इसके बारे में नहीं पढ़ा है, पढ़ के लो। दिस स्पेसिफाइड कि 90% स्पेस उसके अंदर कैसा है, एम्प्टी है। जब 90% उसमें से पास हो गया, दिस स्पेसिफाइड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हल्का डेविएशन। दिस स्पेसिफाइड द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और ये भी बताता था कि प्रोटॉन एक ही जगह पे फोकस्ड है, स्कैटर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से स्कैटर्ड है। ठीक है, ये बात इन लोगों ने यहाँ पे बताई कि इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का कहीं कहीं फैले हुए हैं स्पेस में। प्रोटॉन जो है वो एक ही जगह पे क्या करके बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट करके बैठा हुआ है। और 90% जो स्पेस है वो हमारा कैसा है, एम्प्टी है। ये बात उन्होंने हमको बताई थी। अब 90% स्पेस एम्प्टी है, ये बात उन्होंने हमको बताई। ठीक है, फिर उन्होंने हमको बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, एक पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं कि जनरली रिवॉल्व करते हैं, इसके बारे में हमको कुछ भी इसके अंदर बताया नहीं गया था। यहाँ पे कहानी में मैक्सवेल है। बेसिकली इन्होंने बोला कि ये रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेलरेशन, रिवॉल्व अराउंड करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस क्या होता है कि जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक सर्टन वेलोसिटी से, एक सर्टन एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। पिक्चर में इसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आए, इनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये बोला कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट with acceleration, its energy decreases with time। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन के साथ वो क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो रेवोल्यूशन के साथ उसका एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी क्या होते चले जाएगा, स्लोली एकदम कम होते चले जाएगा। तो उनका ऐसा हाइपोथेसिस था, उन्होंने ऐसा माना कि अगर एक एटम के अंदर वो बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी कम हो जानी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होते चली जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा स्पिन बनाते बनाते धीमे धीमे आ करके प्रोटॉन के अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए न्यूक्लियस में, और पूरा एटम को अनस्टेबल हो जाना चाहिए। ये उनकी बिलीफ थी। इनका मानना था कि 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, प्रोटॉन के अंदर चले जाएगा, और पूरा का पूरा एटम ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। पूरा एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने ये बात को नहीं स्पेसिफाई कर पाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर रहा है, अंदर क्यों नहीं गिर जा रहा है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक जो था वो था स्टेबिलिटी ऑफ
एटम। रदरफोर्ड जो थे वो ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल चल क्यों रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन उधर रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नीचे जाकर गिर जाना चाहिए प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर, पर वो गिर नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा है, इस बात को इस मॉडल ने क्या किया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। और इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वाला मॉडल हमारा बना हुआ है, पर एक ड्रॉबैक अभी इसके अंदर और है। सबसे पहली चीज़ तो मैक्सवेल ने जो बताया वो तो सही बताया कि भाई अभी गोल गोल घूम रहा है तो गिर तो जाना चाहिए अंदर जा करके, समझने वाली बात है ना, कोलैप्स हो जाना चाहिए। कोलैप्स नहीं हो रहा। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए है वो है स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब जब भी तुम कोई भी ऑब्जेक्ट लो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, इसके ऊपर अगर तुम किसी भी तरीके की एनर्जी बॉम्बार्ड करते हो, चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा, एमिशन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। ये एमिशंस को अगर तुम एक प्रिज्म में से पास करोगे तो ये एमिशंस क्या हो जाएंगे कि ब्रेक हो जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में। ये एमिशंस क्या हो जाएंगे, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन लगाते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर हमको विजुअल एमिशंस दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो एमिशंस हैं ये रेडिएशंस हैं, और ये जो विजुअल्स हमको दिखाई देते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलने वाले हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। अगर बहुत सारे रेडिएशंस हो रहे हैं, उनके अंदर से कुछ ना कुछ वेव्स रिलीज हो रही हैं, तो उन वेव्स को अगर हम एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में सेटअप करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो इस टाइप की वेवलेंथ के सेटअप को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, स्पेक्ट्रम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेक्ट्रम के टाइप्स होते हैं, मेजरली स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन। दो टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो हमको दिखाई देता है दो टाइप में दिखाई देता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको ही लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। एक नज़रिए से और देखा जाए तो स्पेक्ट्रम को और दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। उनको बोला जा सकता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। समझना इस बात को ध्यान से, धीरे धीरे थोड़े से बेसिक्स बीच में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग इस चीज़ को प्रोसेस कर सके। तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसको स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। स्पेक्ट्रम को हम लोग समझ सकते हैं कि इनको दो तरीके से, तो एमिशन या तो ये हो गया। ठीक है, अगर तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर अभी नील बोर के पूरे मॉडल के अंदर बात होगी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनर्जी। तो ये क्या कर रहा है, कहीं से एनर्जी ले रहा है, उसके बाद ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर, ये एनर्जी कर रहा है एमिट। इस वजह से इस टाइप के एमिशन को क्या बोला जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम बोला। इस टाइप का जो इसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस रेडिएशन को अगर हम लोग एक प्रिज्म में से पास करें तो वो कुछ कंटिन्यूस कंपोनेंट्स में दिखाई देगा, जो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाने वाला है, प्रिंट हो जाने वाला है। ये जो स्पेक्ट्रम हमको हमारे स्क्रीन पे मिल रहा है, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, दीज आर एमिशन स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, समझ में। अब ये जो स्क्रीन के ऊपर स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम्स को ध्यान समझने की, चलो इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ मैं। अगर तुम लोग सिंपल लाइट ले लो, वाइट लाइट, समझने ध्यान से, अगर तुम लोग सिंपल वाइट लाइट ले लेते हो और वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कर देते हो, तो वाइट लाइट जो है वो 7 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। तो ठीक है, 7 करने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तुम लोगों ने देखा, पानी मारते तो भी दिखाते था, रेनबो दिखाई देता, वो भी एक टाइम से क्या होता है, प्रिज्म, वहाँ पे भी जो ड्रॉप होता है वाटर ड्रॉपलेट, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता रहता है। तो ये अपने क्या हो गई, ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो गई है। ये जिन चीज़ों की बनी हुई है उसके अंदर क्या हो गई है, रिजॉल्व हो जाती है। तो इस टाइम पे जो स्क्रीन के ऊपर हमको सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमको सारा का सारा पूरी जो वेवलेंथ है पूरे ऑर्डर के अंदर प्रॉपर्ली दिखाई दे रही, पूरी दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर बीच में से एक गायब हो, ये बीच में से एक गायब हो, ऐसे जी है फिर डायरेक्टली और है, तो बीच बीच में से कुछ ना कुछ क्या है, गायब है, बीच में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो अगर प्रॉपर पैटर्न में हो तो उसको कैसा स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, कंटिन्यूस। एक है, फिर तीसरा गायब है, तीसरी वाली वेव गायब है, चौथी वाली है, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बेसिकली
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो एक शेल से दूसरे शेल के अंदर क्या करते हैं, स्विच भी करते हैं। अभी क्वांटाइजेशन हम लोगों को समझना है, क्वांटाइजेशन के बाद हम लोगों को ये समझना है कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट कितना एनर्जी पोजेस कर रही है, वगैरह वगैरह बातें हैं। रफ तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे ऑर्बिट्स के अंदर स्विच करते हैं, एनर्जी मिलने या एनर्जी लूज़ करने पर क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं। जब भी एनर्जी मिलने और इसके ऊपर स्विच करते रहते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जब ये कर रहे थे तो इनकी एमिटेड एनर्जी का जब हम लोग स्पेक्ट्रम बना रहे थे तो वो स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा था, क्यों बन रहा था, उसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या पड़ रहे थे, ये स्पेक्ट्रम की कहानी को भी रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि स्पेक्ट्रम की कहानी भी किस तरीके से काम कर रही है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के? सबसे पहला ड्रॉबैक जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का है वो ये मैक्सवेल की कहानी है कि बेसिकली ये नहीं बता पाती है कि जो भी हम लोगों ने किया हुआ है, जो भी उन्होंने मॉडल यहाँ पे बना के हमको दिया हुआ था, वो मॉडल ये क्यों नहीं बता पाता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर प्रोटॉन के पास जाके कोलैप्स क्यों नहीं कर जा रहा है। इसकी स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं होगा तो थोड़ा जूम कर लो, ठीक है। तो होपफुली इसकी स्टेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए, स्टेबल क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में रदरफोर्ड हमको नहीं बता पा रहे थे। सेकेंड चीज़ रदरफोर्ड हमको नहीं बता पाए कि स्पेक्ट्रम जो है वो वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम के साथ जो एमिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन को तुम एनर्जी दोगे तो वो स्विच करता है अपनी पोजीशन, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, जाते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब वापस नीचे लोअर शेल में आता है तो एनर्जी क्या कर देता है, जो लिया रहता है वो एमिट करता है। वो एमिटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी बातें जो है वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ से पिक्चर में आ जाते हैं नील बोर। यहाँ से कहानी किसकी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है नील बोर की। नील बोर ने बोला कि नील बोर ने पूरा का पूरा जो अपना मॉडल बनाया, नेक्स्ट रदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट मॉडल जिन्होंने पेश किया वो थे नील बोर। नील बोर ने जो पूरा अपना मॉडल बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो इनका मॉडल था वो इसी चीज़ को ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड था। उन्होंने स्पेक्ट्रम को ही पकड़ने की कोशिश की थी पूरी तरीके से, इन्होंने स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन करने के लिए सारी मेहनत की है अपने मॉडल में, एक बात। और दूसरी बात, शुरू होने के पहले ही नील बोर के एटम के अंदर तुम लोग ये बात याद रखना है कि ये इज़ ओनली वैलिड ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो शुरू होने के पहले ही इनका ड्रॉबैक लग गया है शायद। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि नील बोर का जो कंप्लीट मॉडल है वो किसको एक्सप्लेन करने के लिए बना हुआ है, पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम। ये भी फेल करने वाला है, फेल करेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह कहानी में आएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी बेसिक्स को ही छोड़ देगा, पार्टिकल से वेव बन जाएगा, कुछ भी करेगा। तो नील बोर का भी एटॉमिक मॉडल थोड़ी देर बाद फेल होने वाला, पर हमको पढ़ना है। तो पहली बात तो नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल अपना दिया हुआ है, वो दिया हुआ मॉडल पूरी तरीके से किसके ऊपर फोकस करता है, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने पे फोकस करता है। सेकेंड चीज़, इट इज़ ओनली वैलिड ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट है। हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वैलिड है, ये हमको समझ में आया। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन से है, जैसे अगर मैं हीलियम ले लूँ, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर मैं हीलियम को आयनाइज करवा दूं तो हीलियम को क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, रिलीज़ कर दिया। अब इसका एटम अगर हम देखेंगे तो इसके एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सेंटर में इसके प्रोटॉन्स वगैरह हैं। तो ये जो स्पीशी बन गई ये फिर से किसके जैसी दिखती है, हाइड्रोजन जैसी दिखती है। लिथियम को कंसिडर करोगे, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो Li के अंदर से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटली, तो हम लोग इसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसके ऊपर +2 का चार्ज चढ़ जाएगा। तो Li2+ जो है वो फिर किसके जैसी स्पीशी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जैसी खुद के जैसी स्पीशी ही है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज लगा दो और हीलियम के ऊपर प्लस का चार्ज लगा दो तो हाइड्रोजन जैसा हो गया। लिथियम के ऊपर +2 का चार्ज लगा दो, बेरिलियम के ऊपर +3 का चार्ज लगा दो। इनके ऊपर अगर तुम चार्ज लगाते चले जा रहे हो तो ये स्पीशीज़ किसके जैसी बनती चली जा रही हैं, हाइड्रोजन की जैसी बनती चली जा रही है। इनके ऊपर नील बोर का मॉडल जो है पूरी तरीके से काम करता है, और पूरा का पूरा ताकत इन्होंने लगाया हुआ है किसको एक्सप्लेन करने में, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। लेकिन एक सवाल अभी दिमाग के अंदर अटका हुआ है, जनरल नॉलेज के लिए, ये क्यों नहीं हो जा रहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जा करके गिर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाके गिर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी आप लोगों को देरी एक्सप्लेन करूँगा, तो परेशान करना।
ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको आप लोगों को समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को वेक्टर्स की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेक्टर्स अगर अच्छा आ रहा है ठीक ठाक तब तो ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत भी वेक्टर्स अगर पिछले साल में पढ़ा हुआ है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हम लोग ये जानते थे कि क्वांटिटी जो होती थी वो कैसी हुआ करती थी, दो टाइप की हुआ करती थी। एक तो होती थी स्केलर और एक हुआ करती थी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर तुम ये देखने की कोशिश करोगे कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एक प्रोटॉन उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ उसने क्या कर रखा है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मुझको लगता है कि जो अट्रैक्शन इसने पकड़ के रखा हुआ है, इस कुछ ना कुछ फोर्स से इसने क्या कर रखा हुआ है, इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ऐसा तुमको बताने की कोशिश करूँ कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उस डायरेक्शन में फ्री स्पेस में जाना चाहता है, पर इस प्रोटॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, जो डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द ऑर्बिट। ये जो भी ऑर्बिट है हमारी, इसके टेंजेंट वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करना चाहता है, जाना चाहता है, पर इसने इसको क्या करके रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है फ्रॉम सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमको ये दिखाई दे रहा है, रियलाइज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, फोर्स दैट कीप्स इट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोटॉन, या फिर सेंटर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रखता है। इस फोर्स को हम क्या बोलने वाले, दिस फोर्स विल बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स जो है इसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है टू परफॉर्म द ऑर्बिट। तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 1/4πε0 Q1 Q2/r², दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर इसने इसको क्या करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब अट्रैक्शन की वजह से इसको कुछ ना कुछ क्या मिल रही है, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेट में है, एक्सेलरेटेड स्टेट में है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स अगर तुम बोलते हो तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस फोर्स इज कॉजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर तुम बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन सीरियसली मीन्स दैट द वेलोसिटी शुड कंटिन्यूसली चेंज। वेलोसिटी शुड कंटिन्यूसली चेंज। लेकिन नील का एटॉमिक मॉडल अभी आगे तुम लोगों को बताने वाला है कि जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अंदर उनकी वेलोसिटी और उनकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सेलरेटेड है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो वेलोसिटी इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका भी सर्टन मैग्नीट्यूड है एंड इसका सर्टन क्या है, डायरेक्शन है। समझ सकते हो ना, इसका मैग्नीट्यूड है और इसका क्या है, डायरेक्शन है। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी या तो बढ़ते जानी चाहिए या तो वेलोसिटी कम होते होते जानी चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड के अंदर मैक्सवेल ने कुछ गलत नहीं बोला। मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई भी चीज़ को तुम मान रहे हो कि एक्सेलरेटेड है तो या तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ाओ या तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या करो, कम करो। एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का बदलना ज़रूरी है कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड रहने के लिए। तो एक्सेलरेटेड रहने के लिए वेलोसिटी का बदलना ज़रूरी है। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने के बजाय वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी इस क्वांटिटी के अंदर क्या आने वाले हैं, डिफरेंस आने वाले हैं। तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, या तो ये वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, या तो ये अपना क्या कंटिन्यूसली चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेड अप ऑफ टू स्टफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती तो उसको सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड ही चेंज करना पड़ता, अगर बदलना है तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। पर वेक्टर होने की वजह से उसके पास दो ऑप्शन आ गए कि अगर वो अपना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना चाहती है तो उसको क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर दबाव आ रहा है, पीछे से दबाव आ रहा है, तो या तो तुम तेज़ चलो या तो डायरेक्शन क्या करो, कंटिन्यूसली चेंज करो। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके अंदर रिजॉल्व होने लगेगा, तुम्हारे डायरेक्शन चेंज होने में रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या करने लगती है, अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करने लगती है। तो बेसिकली जिसको इधर जाना है वो क्या करने लगता है, इधर जाने लगता है। और वो वेलोसिटी का चेंज जो है वो क्या परफॉर्म करने लगता है, एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करने लगता है।
रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करने लगता है। बस नील बोर की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। नील बोर ने अपना सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट इसी को समझ के बताया था। नील बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे साधारण बात, सब लोगों ने ये बात बोली हुई, नील बोर ने कुछ स्पेशल नहीं बताया। नील बोर ने बस बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। नील बोर ने बताया कि रिवॉल्व अराउंड, पहले पर्सन थे इन्होंने बताया। इसके पहले रदरफोर्ड के, मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पहले रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगल बगल हैं कहीं तो, पर इन्होंने बोला नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन अगल बगल हैं भी और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं विथ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड एनर्जी। समझना, स्टेटमेंट रीड करने को बहुत बेसिक लगेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग है। रदरफोर्ड तक, अभी तक जब तक रदरफोर्ड का समय चल रहा था तब तक हमको लग रहा था कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है घूम रहे होंगे पर कुछ उसका पैटर्न है ऐसा उन्होंने डिफाइन करके नहीं बताया होता। यहाँ पे नील बोर की एंट्री होते ही इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के अगल बगल, लेकिन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विथ अ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड एनर्जी। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग, सेकेंड, while revolving an electron does not gain or lose energy। खुद से रिवॉल्व करने में जब तक बाहर की कोई हरकत नहीं होगी, ध्यान से समझना, मैं आगे थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके उसको जंप कराऊंगा एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में। तुम बोलोगे आपने तो बोला था कि रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी ही नहीं गेन करेगा। तो खुद से जब वो रिवॉल्व करता रहेगा, अपने आप से जब वो रेवोल्यूशन दिखाता रहेगा, तो अपने आप से रेवोल्यूशन दिखाते समय इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा और कोई एनर्जी लूज़ नहीं करने वाला है, ठीक है। दो बातें इनकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। थर्ड बात इन्होंने जो बताई थी, थर्ड बात थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझना ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज़ के लिए मुझको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ देना, गर्दन गला तकलीफ में था। क्वांटाइजेशन कंडीशन इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस लेवल पे रिवॉल्व करेगा, जैसे समझ लो कि मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रोटॉन है सेंटर में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, हमको मालूम है कि के शेल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं के एल, ठीक है, ऐसे। तो ये इधर ही रिवॉल्व क्यों कर रहा है, या फिर ये इधर क्यों नहीं कर रहा, इधर क्यों नहीं कर रहा, इधर क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो ऑर्बिट्स यहाँ पर बने हुए हैं, इन्होंने समझाया कि ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट नहीं है, ये स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स है। ये स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स है। अब स्टेशनरी एनर्जी स्टेट क्या है, रह रह के उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, ठीक है। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट क्या है? अब स्टेशनरी एनर्जी स्टेट को समझने के पहले 8th स्टैंडर्ड में जाके हम लोगों को समझना पड़ेगा, जब उन लोगों ने हमको ये बताना शुरू किया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्बिट कैन बी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। सही बात है। जब ऑर्बिट का हम लोगों ने डेफिनेशन 10th 11th या फिर 9th में 7th में 6th में पढ़ा था, तो उन्होंने हमको ये बोला कि ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेस करता है। या फिर स्पेस में जब हमको बताया जा रहा था अर्थ के ऑर्बिट के बारे में डिस्क्राइब करो, तो हम लोग बोलते थे कि इमेजिनरी सर्कल है जिसके अलॉन्ग क्या करती है अर्थ, क्या करती है स्पेस। तो ऐसा एक्चुअली में तो कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट करता नहीं, पर तुम अगर प्रोटॉन हो और मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं तुमसे एक सर्टन दूरी बना रहा हूँ, तो हमारे बीच में एनर्जी का थोड़ा सा एक ऐसा कैलिब्रेशन है कि मैं परफेक्टली आकर यहीं पे रुक रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली आकर के कहाँ रुक रहा हूँ, सेकंड वाले या फिर थर्ड वाले ऑर्बिट में या फिर फोर्थ वाले। ये बीच का गैप क्यों है, ठीक है। तो ये जिस ऑर्बिट में मैं तुम्हारे अगल बगल घूम रहा हूँ, ये एक ऑर्बिट नहीं है, ये एक एनर्जी कंडीशन है, ये एक परिस्थिति है, ये एक स्टेट है। समझ में आता है? जैसा एक बेंच है तो उसके बाद एक दूसरा ही बेंच है, डायरेक्ट सेकंड वाला बेंच है। तो ये इन्होंने क्या बोला कि जिस भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो जो है दैट इज अ इंटीजर, वो ऐसी ऑर्बिट है या फिर ऐसा
एनर्जी स्टेट है, ऐसा एनर्जी स्टेट है जहां पे द एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से समझना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पे h जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, देखेंगे इसकी क्या कहानी है। प्लैंक्स थियरी ही हमको पूरी की पूरी पढ़नी होगी आगे, वहाँ पे समझें। तो एंगुलर मोमेंटम जो कुछ भी है हमारा L, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल जब भी लिखा जाएगा वहाँ पे n लिखा जाएगा h/2π। ये समझ में, मतलब जो भी एनर्जी कैलिब्रेशन के बीच में मैं बैठा हूँ, तुम अगर प्रोटॉन हो और अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, तो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे या तो मेरा एंगुलर मोमेंटम 1h/2π है। अब डायरेक्टली मुझको तुमसे और दूर होना है, समझो, तुमसे और थोड़ा सा दूर होना है, तो मैं अगले पोजीशन पे जाके बैठूंगा, पर ऐसी ही पोजीशन पे जाके बैठूंगा जहाँ पे वो क्या बन जाएगा, 2h/2π बन जाएगा। फिर उससे भी मुझको अगर दूर जाना है तो उसके आगे मैं ऐसी जगह पे जाके बैठूंगा जहाँ पे मेरा एंगुलर मोमेंटम 3h/2π बन जाए। मैं कहीं पर ही कभी 1.5h/2π पे जाकर नहीं बैठ सकता। ये इसकी कंडीशन थी। नील बोर ने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट एक एनर्जी स्टेट है, ऐसी एनर्जी स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो इलेक्ट्रॉन का, वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए h/2π का। h/2π की वैल्यू के बराबर अगर है तो ठीक है, h/2π की वैल्यू के 2 गुना एनर्जी है उसकी, ठीक है, h/2π के 3 गुना उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, h/2π का 4 गुना उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। जहाँ 1 टाइम्स होगा वहाँ पे बैठेगा, या फिर सीधा जहाँ 2 टाइम्स इसका हो जाएगा वहाँ जाके बैठेगा, या फिर 3 टाइम्स होगा जहाँ पे वहाँ जाके बैठेगा, 4 टाइम्स जहाँ होगा वहाँ जाके बैठेगा। 1 टाइम्स वहाँ बैठेगा जब n जो शेल होगी हमारी 1 होगी, n जो शेल होगी हमारी 2 हो जाएगी, n हमारी 3 थर्ड शेल के अंदर बैठेगा, इसको हम लोग k, इसको हम लोग l, इसको हम लोग m और सो ऑन, हम लोग इसको n शेल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल है, बेसिक है, कुछ मुश्किल नहीं हो रही, तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी कहानी काम कर रही थी, ऐसी जगह पे जा कर के बैठेगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम पे भी थोड़ी बात करना ज़रूरी हो गई है। अब एंगुलर मोमेंटम है क्या, तुम लोग पहले समझो कि तुम लोगों को इसको समझने के पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम क्या है, अगर एक बॉडी है, बॉडी एक सर्टन मास से आगे की तरफ जा रही है और इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करके रखी हुई है, ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता था वो हमको क्या दे देता था, लीनियर मोमेंटम दे देता है। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, लीनियर मोमेंटम बोलना स्टार्ट करते। मोशन कैसा हो रहा है यहाँ पे, लीनियर हो रहा है, ठीक है। पर बॉडी सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही नहीं दिखाती, बॉडी क्या दिखाती है, सर्कुलर भी मोशन दिखाती है। अगर मोशन में चेंज कर दूँ, मोशन में सर्कुलर कर दूँ, तो ये बॉडी जो है, जो भी मैं मोशन चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये बॉडी कुछ ना कुछ तो मोमेंटम अभी भी गेन करेगी। लेकिन सर्कुलर मोशन जब में चली आती है तो हर चीज़ किस में चेंज हो जाती है, एंगुलर स्टेट में चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो मोमेंटम हम समझने वाले हैं वो कैसा बन जाने वाला है, टाइम बीइंग के लिए तुम लोगों को रफ तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम में डीप में बात होगी तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाएगा। समझना, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। पर ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर मोशन में चलते हैं तो लीनियर मोमेंटम हमको लगता है। अगर हम लोग एक एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में चलेंगे तो उस टाइम पे जो मोमेंटम लगेगा उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलना स्टार्ट करें। अगर ये सेंटर है और ये बॉडी इसके अगल बगल रिवॉल्व कर रही है तो सेंटर की तरफ रेजिस्टेंस होगा r, इस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है। वेलोसिटी है, मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम अगर हम समझने की कोशिश करें, डिराइव करने की हमारी बारी आ जाएगी, तो ये r इंटू पी बार लीनियर मोमेंटम हमको ऐसा करना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सेम ही है, बस ये रेडियस जो है कितनी दूर से वो घूम रहा है ये इस चीज़ को क्या कर देता है, डिस्क्राइब करता है। अगर मैं वेक्टर्स को हटाने की कोशिश करूँ, वेक्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है
तो इजी होगा, तो मुझको लिखना पड़ेगा L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। दोनों के बीच का देख लो एंगल 90 डिग्री है, साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन 90 विल बी 1। L इज इक्वल टू आर, पी की वैल्यू कितनी होती है एम वी, तो आर इंटू एम वी, लीनियर मोमेंटम मेरा बन जाने वाला है एम आर वी, लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम आर वी। तो यहाँ पे मुझको एक बात और समझ में आ गई है, मैं सब कुछ नीचे का जो भी लिखा हुआ है वो रब कर देने वाला हूँ। यहाँ से मुझको क्या समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने डिराइव करके निकाला हुआ है इसको, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एम आर वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल विल गिव मी एन, और यहाँ पे मिलेगा h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये मेरा कंक्लूसिवली फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट चीज़ है जो नील बोर ने मुझको बताई हुई। होपफुली आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम की कहानी कॉपी कर ली होगी, नहीं कॉपी किया इसको देख लो। और इसका कहानी मैंने तुमको डेरिवेशन से बताया, लीनियर और एंगुलर को समझने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर खास। फिर से इसको जब अच्छे से पूरा डिराइव किया जाएगा तभी बात समझ में आएगी। तो इतनी देर से हम लोग को क्या समझ में आया, इतनी देर से हम लोगों को समझ में आया है कि ये सारी बातें हुई है। क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोगों ने देखी है। क्वांटाइजेशन कंडीशन हमको क्या बताती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे बैठेगा जहाँ पे उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब h अपॉन 2 पाई जहाँ पे उसका इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। ये उसका जनरलाइज फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का कैसे डेरिवेशन निकाला जाता है, ये चीज़ मैंने तुम लोगों को बता दी है। थर्ड कंडीशन क्वांटाइजेशन कहानी की हम लोगों ने समझ ली। थर्ड क्या थी, क्वांटाइजेशन। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सेकंड, रिवॉल्व विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी। फिर क्वांटाइज्ड है उसकी कंडीशन, इसी तरीके से वो काम करेगा। नेक्स्ट हम लोगों को इसके अंदर देखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है, ये तो समझ में आती है। इसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं ये हमको देखना है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि फोर्सेस की बात अगर मैं करना शुरू करूं तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स से ये अंदर की तरफ खींचा हुआ है, दैट इज गिविंग इट द फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड। उसको रिवॉल्व होने के लिए जो सेंट्रीपिटल सेंटर ड्रिवन फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उसका सोर्स है। वो घूम रहा है अगल बगल, अगल में खड़ा है क्योंकि अट्रैक्टेड है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि अट्रैक्टेड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे आप लोगों को इसको पढ़ना है। 1 अपॉन, समझोगे इसको धीरे धीरे, अभी फिलहाल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। या फिर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद करने की कोशिश करो। ये मास 1, ये मास 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। हम लोग ऐसे लिखते थे ना, G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज। इसी को एनोनिमस सेम टू सेम नीचे के लेवल पे भी काम करता है। G की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, m1 m2 की जगह पे Q1 Q2। मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, Q1 Q2। चार्ज इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट डू वी मीन बाय एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी बात होगी, पर फिलहाल के लिए तो प्रॉपर्टी विच इज़ फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस। जैसे मास को तुम डिफाइन नहीं कर सकते, मास क्या है बताओ, नहीं पता तुमको। टाइम कैसी प्रॉपर्टी है, टाइम क्या होता है नहीं पता। तुम वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो, पर मास को तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तुमको जैसी तैसी ही एग्जिस्टेंस में मिली थी, लो भाई यहीं से धरती शुरू होती है, हर चीज़ को तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो जो फंडामेंटली तुमको मिला हुआ है उसको डिफाइन कर पाना मुश्किल है। तो इससे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को इंट्रिंसिक बोला जाता है। मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक, चार्ज इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। थोड़ा उसके ऊपर बाद में बात। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। डरने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। विद अगर तुम लोगों का 10th स्टैंडर्ड थोड़ा सा रफ गया होगा ना, तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को लेकर के थोड़ी तकलीफ होगी। अगर कुछ भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किस फोर्स से ही आगे बढ़ रही है, कौन सा फोर्स है जो इसको खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये r इसको कट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r इज इक्वल्स टू mv²। ये पोटेंशियल एनर्जी भी है हमारी, mv² के बराबर हो सकती है। मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद। मैंने ही इसका यूज़ कर रखा है दिमाग लगा के, और भी लोग हैं यहाँ पर, मुझको मालूम नहीं है, पर सब लोग अपना अपना तरीका है, मेरा ये तरीका है, ठीक है। तो हम लोगों को 2 डेरिवेशन मिले हैं।
डेरिवेशन मतलब 2 फॉर्मूले बन के भी लिखे हुए हैं, और 1 and 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डेरिवेशन सब यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस ऑर्बिट में यहाँ पे ट्रांसवेल कर रहा है इसका रेडियस कितना है, ठीक है। पोस्टुलेट की कहानी जो थी इतनी ही थी, इसके आगे जो भी है हम डेरिवेशंस निकालने हम देखेंगे कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रेडियस कितना है, हम देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी से चलता है, हम देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे बस हाँ टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। तो रेडियस की मैं बात करूँगा। रेडियस के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड mv स्क्वायर इस तरफ का मेरा वैल्यू है इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय, ठीक है। अब q1 q2 बाय r को भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि q1 इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। q2 इज चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, q2 जो है दैट इज चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठे हुए हैं, प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो n इंटू पी बन जाएगा मेरा चार्ज q2, पर यहाँ मैं n नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा z, ठीक है। तो q2 में क्या लिख दूंगा, q2 विल बी z टाइम्स ऑफ p, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करना कि z अपना एटॉमिक नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन है अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो एटॉमिक नंबर से हमको z इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है। तो z विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड, और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही हो जाता है, तो q2 विल बिकम z टाइम्स ऑफ e, तो q1 विल बी e एंड q2 विल बी z टाइम्स ऑफ, यूज़ करने वाला हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कैसे लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 की जगह पे अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, e z e का स्क्वायर, ठीक है। z e इंटू ई, q1 इंटू q2, q1 इंटू q2, e इंटू z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ r इज इक्वल्स टू m इंटू वी का स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ इससे, ठीक है। पर मास वाले साइड को मास वाले साइड से डिवाइड करूँगा, वो भी स्क्वायर करके, तो m v और r, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r का स्क्वायर। ध्यान से समझना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4 इंटू पाई का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें अपने को समझ में आई है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है, कंफ्यूज मत हो, डरो मत, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करूँगा, उसको मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, क्लियर है। इसको ही मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ अभी, इसके लिए उसको मैं सिंक में ला के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसी है उसकी कहानी। तो मैं इतनी बातें यहाँ पे समझ चुका हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर अपॉन r को डिवाइड करने निकला हुआ है। कौन निकालेगा इसको डिवाइड करने के लिए, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4 इंटू पाई का स्क्वायर, इसको डिवाइड करने के लिए आया हुआ है, इज इक्वल्स टू m इंटू वी के स्क्वायर को डिवाइड करने आया हुआ है m स्क्वायर वी स्क्वायर और r का स्क्वायर। r को और पाई को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये मेरा r ना थोड़ा सा खुद ही परेशान है बेचारा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिख दूं तो मैं इस साइड इन्वर्स कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, फिर से रेसिप्रोकल कर सकता हूँ मैं, m स्क्वायर वी स्क्वायर r का स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो, डर मत। 4 को कट कर देगा, पाई स्क्वायर को उड़ा देगा, और कुछ कट रहा है क्या, देखो जा चुका, ये तो r है ना, देखो मैं मेरे r की वजह से खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। z बचा है, e का स्क्वायर बचा है, पाई बचा हुआ है, ठीक है। डिवीजन में एप्सिलॉन 0 बचा है, रेडियस r बचा है, n स्क्वायर बचा है, h का स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या कट हो रहा है, यहाँ पे v स्क्वायर ने v स्क्वायर को काट दिया, m ने इसके स्क्वायर को काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है 1/m बचा हुआ है, r का स्क्वायर बचा है, ये r इस तरफ से गायब होगा और इसके स्क्वायर को उड़ा देगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/m इंटू वी z e स्क्वायर पाई z e स्क्वायर
पाई अपॉन इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। अगर मुझको आर, मैं क्या ढूंढने निकला हूँ, मैं फाइंड आउट करने निकला हूँ रेडियस, ठीक है। रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा, इस आर को वहाँ पर लेकर के जाऊँगा, आर इज इक्वल्स टू ये इप्सिलॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये आर वहाँ पे गया, एम को यहीं रहने दिया है मैंने, जेड ई का स्क्वायर इधर आ गया, आगे आ गया है पाई। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ ऑर्बिट, मतलब रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, जिस ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कॉन्स्टेंट्स को हमको साइड में कर लेना चाहिए। जैसे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ शेल तो चेंज होते रहेंगे, एन स्क्वायर, जेड जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर तुमने समझो हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल या हाइड्रोजन का सेकेंड शेल था, सेकेंड शेल कहाँ ही है हाइड्रोजन को, तो भी एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, किस शेल के अंदर है वो शेल अपने को देखना पड़ेगा। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जेड उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है जेड, तो जेड जो है बदलते रहेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास चेंज नहीं होता, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इन सब कांस्टेंट्स को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसके अंदर लिख दें तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि r इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 0.52 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0.52 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। बहुत सिंप्लीफाइड है, कुछ भी मुश्किल मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, देख ले सकते। इजी है। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है रेडियस। हमको रेडियस पता चल चुका है कि अगर एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका रेडियस कितना होगा। देख लेते हैं, अगर क्लियर है, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम के सेंटर के अंदर समझो हाइड्रोजन एटम है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से इसका डिस्टेंस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो मुझको फाइंड आउट करना है, तो मैं उसके रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, 0.52, कितना ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1, तो आर की वैल्यू हमको कितनी मिल जाने वाली है, 0.52 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। तो ये रेडियस है एक हाइड्रोजन के एटम का। अगर एक हीलियम प्लस का एटम है, तुमको बताया सिर्फ हाइड्रोजन के जैसे स्पीशीज जो है उनके ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं उसका रेडियस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो रेडियस विल बी 0.52 इंटू इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट इसकी वजह से 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर दैट इज 2, तो आर विल बी 0.52 डिवाइडेड बाय 2, आर विल बी इक्वल टू 0.26 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। सिंपल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब हीलियम के साथ क्या है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, हीलियम को देख लोगे बाहर तो हीलियम के अंदर अंदर कितने हो गए, 2 प्रोटॉन होंगे। अब बाहर हमने एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास एक्स्ट्रा, और वो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के इसको क्या बना दिया है, H प्लस बना दिया। अगर इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हीलियम होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो क्या बन गया है, H प्लस एटम बन गया, H प्लस एटम बन गया है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन इसको धे के खींचे हुए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको रख के खींच रहे हैं अंदर की तरफ तो छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा हाइड्रोजन के मुकाबले। तो हाइड्रोजन का तुमको ऑर्बिट बड़ा मिल रहा है, इसका ऑर्बिट तुमको कैसा मिल रहा है, थोड़ा सा छोटा मिल रहा है, समझ सकते हो। अब ये क्यों एक ही जैसे स्पीशीज़ पे काम करता है, क्योंकि एक चार्ज तुमने ई ले रखा हुआ है, अंदर का चार्ज तुमने जेड ई ले रखा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए तो सिर्फ इनके ऊपर ही काम करता है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ पे ही काम करता है, और जगह बेचारा काम नहीं कर पाता। हाइड्रोजन बोर का एटॉमिक मॉडल ऐसे भी थोड़ा सा फेल हो गया है। चलो भैया गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये था फॉर द डेरिवेशन फॉर रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये जुगाड़ लगाएंगे। अब रेडियस के अलावा सेकेंड चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है वो है वेलोसिटी, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं NH अपॉन 2 पाई
इंटू एम इंटू आर। रेडियस अगर तुमको दिया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग्स में सीधे सीधे बता दिया 0.52 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, रख दो यहाँ पे, काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पर समझो तुमको और डिराइव करना हुआ, डीप में जाना हुआ, तो v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखो r का वैल्यू हमको मालूम है, r का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, एन एच अपॉन 2 पाई, m की जगह m लिखूंगा, r की वैल्यू देखो वहाँ पे कितनी है, ये भी है और वो भी, ये भी रख के सॉल्व कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m z ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कैसे, इसी को सिंप्लीफाई देखो कैसे किया जाएगा, एन एच अपॉन, कैसे करेंगे, v इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर वैसे ही रहने देना, एन एच अपॉन, नीचे मैं लिखूंगा 2 पाई इंटू एम, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एम ई का स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई जो है पाई को कट कर देगा, एम जो है एम को कट कर देगा, एन जो है स्क्वायर को मार देगा, एच जो है एच को कट कर देगा, v इज इक्वल्स टू, ऊपर का काफ़ी सब कुछ कट चुका है, बचा है ई स्क्वायर डिवाइडेड, नीचे का बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, n बचा है, h बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है, एक चीज़ गायब दिखाई दे रही है, वो है z है, ठीक है, z भी है। तो वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी विल बी ई स्क्वायर z इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया इसके लिए, ठीक है। पर इसको हम लोग वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे रेडियस के लिए किया, तो v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक नंबर चेंज होता रहेगा, किस शेल में तुम वेलोसिटी ढूंढ रहे हो वो चेंज होती रहेगी। इसकी वैल्यू तुमको मिलने वाली है 2.8 इंटू 10⁻⁶ z बाय, अगर तुम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो वेलोसिटी का सिंप्लीफाइड जो फार्मूला बनेगा वो 2.8 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n बन जाएगा। सिर्फ तुमको एटॉमिक नंबर देखना है, तो उसी हाइड्रोजन का एटम उसी हाइड्रोजन का एटम जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके अंदर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने निकलेंगे, तो हम लिखेंगे 2.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू, ध्यान से समझना, z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है, कितना होगा उसका 1, किस शेल में देख रहे हो, एक ही तो शेल ही है भाई सबके पास, बहुत स्पीड होती है भैया, इलेक्ट्रॉन मरने की स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है। अगर ये हीलियम हो जाएगा तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सही है, पर एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग गया। अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने निकले हो तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 2.8 इंटू 10⁻⁶, ऊपर होना चाहिए z, नीचे होना चाहिए n, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर है 2, किस शेल में ढूंढ रहे हो, फर्स्ट वाले शेल में, कट जाएगा 2.8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 56, आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁶, नज़दीक आ गया तो और तेज़ भाग रहा है, दूर था तो स्लो भागता है, ठीक है। प्लैनेट्स में भी ऐसे नज़दीक वाले थोड़े तेज़ है, ज़रूरी तरह नहीं है, फिर भी एक नज़रिए देखा जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक्स इट डू ऑल दिस स्टफ। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करके निकाली है। फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड आउट करके निकाली है, दैट वाज रेडियस, किस तरीके से रेडियस फाइंड आउट किया है ये तुम लोगों ने अभी देखा है, दिस वाज फॉर रेडियस एंड दिस इज़ फॉर वेलोसिटी। उस तरीके से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती, ठीक है। ये रेडियस हुआ, ये वेलोसिटी हुई। नेक्स्ट चीज़ हमको जो फाइंड आउट करनी है दैट इज़ एनर्जी, ठीक है। चलो एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या स्टोरी है। एक सेकंड का पॉज लेंगे, मेरा सिस्टम लैग हो रहा है थोड़ा सा, चलो देखते हैं। चलो भाई, परेशान हो गया बेचारा, कितना पढ़ना पड़ रहा है उसको भी। तो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है हमको, हाफ mv², ठीक है। हाफ m v के बारे में तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, v की स्टोरी क्या है, v अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करके निकाला था, कितना है v का, e² 2nh एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू है। इसको हमने क्या कर दी थी, वहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया था, कांस्टेंट बाहर निकाले, ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। ये कांस्टेंट्स को हम लोगों ने बाहर निकाला, e² z, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ
मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, मैं लिख सकता हूँ कि ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक्चुअली मैं ऐसा लिखना चाहिए मुझको, मैं v के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, v की वैल्यू मेरी कितनी है, ई स्क्वायर जेड, ठीक है, ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एन, और ये सबका क्या हो जाने वाला है, स्क्वायर हो जाने वाला है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने निकले हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, जहाँ पे मैंने जो मिली हुई वेलोसिटी थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ मास की जगह पे एम ही लिखता हूँ, ई स्क्वायर का स्क्वायर ई रेज टू 4, जेड का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, एच का स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर एन का स्क्वायर। इतने वैल्यूज़ यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले क्या कर चुके हैं, स्क्वायर कर चुके हैं। ध्यान से समझ लें, इज इक्वल्स टू 1/2, 2 4 मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 8, यहाँ पे मैं लिखूँगा m ई रेज टू 4, z को मैं पहले ही बाहर निकाल ले रहा हूँ, n को मैं पहले ही बाहर निकाल ले रहा हूँ। मुझको मालूम है कि ये सब कांस्टेंट बनने वाले हैं और ये पार्ट जो है मेरा वो निकलने वाला है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे मैं लिखने वाला हूँ h स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर ई रेज टू 4 m 1/8, ठीक है। ये क्या बन गया है मेरा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अगर मुझको लिखना है तो मैं लिखूंगा m ई रेज टू 4 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर n का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। अगर कॉन्स्टेंट्स के लिए मैं सारे कॉन्स्टेंट्स को इसके अंदर डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर मुझको मिलता है 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है दैट विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्जेस क्या करते हैं, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, एक दूसरे से कुछ सर्टन डिस्टेंस पे क्या है तनाव बना के रखते हैं। ये तनाव जो है क्या बनाती है, पोटेंशियल बनाती है। इसका एक्सप्रेशन तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ये क्या बन जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक एक्सप्रेशन है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर आर का स्क्वायर होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, आर होता है। ये एक तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी याद है mv स्क्वायर अपॉन आर, अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चले जाएगा, पर वो वाला एक्सप्रेशन नहीं इसका हल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 की जगह पे मैं लिख देने वाला हूँ ZE का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन पाई m ZE का स्क्वायर, ठीक है, ZE का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझको वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव, क्योंकि एक चार्ज मेरा नेगेटिव है, एक चार्ज मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मुझको वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अभी ये वेक्टर्स का गेम है बहुत थोड़ा सा, चार्ज को मुझको नेगेटिव रखना पड़ेगा। माइनस z टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो। मास चले जाएगा ऊपर, पाई चले जाएगा ऊपर, ZE का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है, ये पाई जो है इस पाई को कर देने वाला है कट। वैल्यू को ध्यान समझना, 1/4 को बाहर रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ऊपर मेरे पास पल रहा है, मेरे पास m बन रहा है, मेरे पास z का स्क्वायर बन रहा है, मेरे पास e रेज टू 4 बन रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास n का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है, एप्सिलॉन ज़ीरो का भी स्क्वायर बन जा रहा है, 4 मैंने निकाल लिया है बाहर, एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर बन जा रहा है। इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे, m z स्क्वायर ई रेज टू 4, m z स्क्वायर ई रेज टू 4, देखो न्यूमरेटर दोनों के मैच करते हैं। डिनोमिनेटर देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो n स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे 4 है और उसके इधर क्या था, 1/8 था, यहाँ पे क्या है 1/4 है। क्लियर है, 1/8 था, यहाँ पे 1/4। तो अगर हम लोग ऊपर ऐसे लिख लें 2/8 तो भी हमारा काम चलता रहेगा। तो मैं 2 टाइम्स ऑफ 1/8 टाइम्स ऑफ m z का स्क्वायर ई रेज टू 4 n स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन ज़ीरो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख लूँ तो भी चलेगा। और 2 को भी मुझको कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव चले आ रहा है, 2 मेरे को कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव। तो -2 टाइम्स ऑफ अंदर बैठेगा 13.6
जो एक्चुअल उसका आंसर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय डिवीजन में क्या बैठ रहा है, एन का स्क्वायर बैठने वाला है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या फिर इसकी जगह पे तुम सीधे सीधा क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी जगह पे लिखा जा सकता है। बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारे फॉर्मूले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे। देख, थर्ड चीज़ जो अपने को फाइंड आउट करनी लास्ट इसके अंदर है, वो है टोटल एनर्जी। नेक्स्ट हमको जो फाइंड आउट करना है दैट इज टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली हमको, -2 टाइम्स ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा भी देख सकते हो ना, -2x प्लस एक्स। अगर ये सबको x पकड़ लूँ, दोनों सेम ही है, इसका आंसर हो जाएगा -x अगर इसका आंसर है तो इसका आंसर है बेसिकली -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस। एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल इतनी एनर्जी होती है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। अब हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ देखना बाकी है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमने पकड़ के रखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो किस ऑर्बिट में कितनी है, उसके वैल्यूज़ हम लोगों को फाइंड आउट कर लेने हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम फर्स्ट वाला, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे ही फोर्थ शेल, जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू 4 होगी। z की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या चल रही है, 1। तो फर्स्ट शेल, पहले शेल की बात करते हैं। पहले शेल के अंदर अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करूँगा तो दैट विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, बेसिकली 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, दैट विल बी 1 का स्क्वायर, और आंसर मुझको मिल जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट शेल। ठीक है, टोटल एनर्जी इन द सेकेंड शेल अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो मैं लिखूँगा -13.6 इंटू ऊपर क्या लिखना है मुझको, z का स्क्वायर, दैट विल बी 1 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ गया हूँ, इसके लिए डिवीजन में 2 का स्क्वायर, ये मुझको इसकी वैल्यू देगा। आगे मैं लिख रहा हूँ 13.6 इंटू फिर से 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 2 सेकेंड वाला है, इसके लिए मैं थर्ड में आ गया हूँ, n वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 लिख ले रहा हूँ अभी, चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/4, यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाय 1/9। ये वैल्यू मुझको मिल चुकी है 1/9 और ये मुझको थर्ड शेल के अंदर मिल रही है। अब मैं टोटल एनर्जी निकालने निकला हूँ किसमें, फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर दैट विल बी -13.6 एंड 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, और नीचे बैठेगा फोर्थ शेल है, इसके लिए 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 60। ठीक है, ये वैल्यूज मुझको मिल चुकी है। फर्स्ट वाले में मुझको मिलती है 13.6, इसको 4 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो इधर वैल्यू आएगा 4 3 समथिंग, तो 3 के बाद 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है। 9 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, 9 1 के आसपास ही कहीं तो जाना चाहिए, नियरली आंसर आता है इसका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट इससे डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो और डिवाइड हो जाएगा, आंसर मुझको मिलने वाला है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव। तो अगर मैं शेल्स को कंसिडर करने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना कि अगर मैं शेल्स को कंसिडर करने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट वाले शेल की वैल्यू जो है -13.6 है, सेकंड वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी वैल्यू -3.4 है, थर्ड वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है -1.5 है, फोर्थ वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसकी 0.78 है। बाहर की तरफ जैसे जैसे तुम आ रहे हो, बाहर की तरफ जैसे जैसे तुम आ रहे हो, तुम्हारी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन एनर्जी नेगेटिव में है। तो एक नज़रिए से देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी भी बढ़ रही है, वो अब अकेले से कुछ भी कर सकता है। तो टूवर्ड्स इन्फिनिटी अगर मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्या होगा, फ्री होगा, टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बोल सकते हो, और टूवर्ड्स द प्रोटॉन,
टूवर्ड्स द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होने वाला है हमारा, ज़्यादा बाउंड होगा। ठीक है, हमारी वैल्यू जो है वो 13.6 EV हमको मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको इतनी एनर्जी दे दूं तो ये इसके इन्फ्लुएंस को तोड़ के गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं अगर इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को -3.4 दे दूं तो ये एटम को छोड़ के भाग जाएगा। इसको 1.5 EV दे दूं तो ये एटम को छोड़ के भाग जाएगा। इसको 0.78 दे दूं तो ये एटम को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, ये N1 और N2 जो है, N1 और N2 जो दो शेल्स हैं, इनमें 13.6 और 3.4। ठीक है, तो इसको वैल्यू मुझको मिलती है 10.2। अगर मैं 10.2 का वैल्यू इसको दे दूँ तो ये बंदा इसमें से जंप करके इसमें आ जाएगा। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में से जंप करके कहाँ चले जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में चले जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3.4 और 1.5, सेकेंड वाले 3.4 और 1.5 माइनस में करता हूँ 14, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू देता हूँ इस वाले सेकंड वाले के अंदर बैठे हुए को 9.4 देता हूँ तो वो जंप करके कहाँ चले जाएगा, थर्ड वाले में चले जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू मैं अगर इन लोगों को देते चले जाता हूँ तो डिफरेंस की वैल्यू है, तो ये लोग क्या करने लगे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये बंदा इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के अंदर जंप मारेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर रहना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद जब एनर्जी का लॉस बंद होएगा तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली थी वो एनर्जी को ये रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करके वापस यहाँ पे आ जाने वाला है। ये एनर्जी बाहर निकलने वाली है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये एनर्जी निकलने वाली है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन विल कॉज स्पेक्ट्रम। दिस रेडिएशन इज गोइंग टू कॉज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके अंदर हम स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वेवलेंथ्स की अलग अलग सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैशन सीरीज़, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारी बातें हम लोग की होने वाली हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। इतना ज़्यादा लिख डाला है मैंने कि मेरा सिस्टम ही कंफ्यूज हो गया है। कहाँ से आए हैं हम लोग यहाँ से, और थोड़ा सा जूम आउट हो भैया। थोड़ा 5-10 सेकंड वीडियो को मारो स्किप, जब तक मैं इसके साथ खेल लूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी हैं आज। पूरा का पूरा पोस्टुलेट वीडियो को करो पूरा 1080 के ऊपर सेट 2 सेकंड के लिए, मारो इसका स्क्रीनशॉट, जूम करके आप लोगों को देखना है सारी वैल्यूज़ इसके अंदर। वेलोसिटी, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, फोर्स क्या है, रेडियस क्या है, टोटल एनर्जी, स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन की छोटी मोटी बेसिक्स, सब कुछ इसके अंदर मैंने तुम लोगों को दिया हुआ है। एवरीथिंग इन अ सिंगल शीट, द कंप्लीट लेक्चर इन अ सिंगल शीट। सिंप्लीफाइड है, बहुत बेसिक है, मज़ा आया आप लोगों को होपफुली। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर माई incapability to convey my emotions with the continuous spectrum. मैं भी डिस्क्रीट की तरह बिहेव कर रहा हूँ. So this was all for today. We'll meet in our next video lecture. Hopefully I'll be more fresh and encouraging at that time. Sorry for the excuses. Bye bye. Have fun.